नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित, दूसरा OSH कोड यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड से संबंधित, तीसरा मिशन अंत्योदय की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित। 3 ये इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। कोट है बुद्धा का, बी काइंड टू ऑल क्रिएचर्स, दिस इज ट्रू रिलीजन। मतलब देखो जितने भी संसार में क्रिएचर्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसान हैं, सभी क्रिएचर्स के प्रति दयालु हमें होना चाहिए, यही असली धर्म है। ये बुद्धा का कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में और ऐसे में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल से संबंधित है। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित जो बेसिक्स है ना, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। आप सबसे पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब है, बताता हूं आपको, अभी एक सेकेंड रुकिए। अगर देखो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन जनरेट करनी है ना, जैसे देखो वाटर है H2O, अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? H2 प्लस में O2। तो इस मेथड से हाइड्रोजन जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, बिजली तो चाहिए ना। मतलब हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए आपको बिजली चाहिए, समझ गए? अब देखो अगर ये बिजली जो हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिजली इस्तेमाल की गई है तो वो हाइड्रोजन होगी ग्रीन हाइड्रोजन। अब समझ गए आप, हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अगर वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी है तो इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट होगी वो होगी ग्रीन हाइड्रोजन। अब दूसरे नंबर पे अगर मान लीजिए बिजली जो है वो कोल एनर्जी वाली इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो एमिशन हुआ, जो कार्बन एमिट हुआ, उसको स्टोर करके कैप्चर कर लिया गया। उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब जो एमिशन हुआ वो कैप्चर करके स्टोर कर लिया गया, यानी इफेक्टिव जो कार्बन का एमिशन है वो नहीं हुआ, क्योंकि जो कार्बन एमिट हुआ था उसको कैप्चर किया गया और उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया गया। तो इसे बोलेंगे हम ब्लू हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि देखो जिस बिजली की इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उसमें कार्बन तो एमिट हुआ लेकिन कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर लिया गया। तो इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन, इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट हुई। और तीसरे नंबर पे मान लीजिए हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ उसमें कार्बन का एमिशन हुआ, लेकिन ना तो उसे कैप्चर किया गया, बस वो एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट हो गया। तो इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट होगी ना, इसे बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में ग्रे हाइड्रोजन घटिया है, क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल हुआ उसमें कार्बन का एमिशन हो गया, तो फिर ग्रीन क्या रहा ना। तो ये हमने थोड़ा बेसिक्स की बात कर ली। अब आते हैं आर्टिकल पे। देखो हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, उसमें से 70% इन्वेस्टमेंट तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए, जबकि इंडिया तो स्ट्रोंग है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। इंडिया में जो सोलर कैपेसिटी है ना, पिछले 10 सालों में 3000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और कॉस्ट भी सोलर एनर्जी की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंडिया अपना कार्बन एमिशन कम कर सकता है और एनुअली बहुत ज़्यादा हम गैस, ऑयल ये सब इंपोर्ट करते हैं ना, अपने उस इंपोर्ट को भी कम कर सकते हैं अगर ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित हम वैल्यू चेन बनाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकुलर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रीफाइंग गैस ग्रिड, इन सब चीज़ों में हमें अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर पाएंगे ना। और इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट, फंडिंग भी चाहिए और ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। सरकार को देखो हर एक सेक्टर के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी चाहिए। जैसे देखो रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, इन सब को तो बोला जा सकता है कि आप अभी के अभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कीजिए,
क्योंकि ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, इनको ज़्यादा ट्रांजिशन कॉस्ट नहीं आएगी। स्टील, सीमेंट, रोड मोबिलिटी, इनको बोला जा सकता है कि आप मीडियम टर्म में, यानी कुछ सालों के अंदर अंदर एक टाइम फ्रेम दिया जा सकता है, इसके अंदर अंदर आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को स्टेट एंड सेंट्रल इंसेंटिव मिलने चाहिए हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से टाइम बाउंड, मिड एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। जब ऐसा होगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सरकार सीरियस है, सरकार हाइड्रोजन के इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहती है। अभी देखो हमारे देश में ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो होता है ना, 6 मिलियन टन पर एनम होता है, जो कि ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन का 8.5% है। इस ग्रे हाइड्रोजन प्रोडक्शन को हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में तब्दील कर सकते हैं। करना यही तो है कि ग्रे हाइड्रोजन में कोल या फिर दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन जनरेट की जाती है। बस हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है, इससे हम एमिशन को कम कर सकते हैं। इंडिया का एम यह होना चाहिए कि इस दशक के खत्म होने तक, यानी 2030 आते आते 4 से 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन एक साल में हमारे देश में प्रोड्यूस हो, और हम कम से कम 2 मिलियन टन पर एनम जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो एक्सपोर्ट करें। इंडिया ने देखो पहला स्टेप तो ले लिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ग्लोबल टेंडर सेटअप फ्लोट किया है कि हमें पानीपत में और मथुरा की रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश करनी है। तो ये पहला स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में लीड लेने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ना सिर्फ इंडिया बल्कि अलग अलग विभिन्न देश जो हैं वो भी ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर सरकार थोड़ा सा भी काम करती है ना, तो बहुत सारे देश जो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकती है। तो इस प्रकार से हमने ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो बेसिक्स है ना वो रिवाइज किए। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। कंटेक्स्ट देखो ये है, सरकार ने 17 फरवरी 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी रिलीज की, जिसमें कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस जो हैं, पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर चार्ज लगता था, उसके वेवर की बात कही गई है, टाइम बाउंड क्लियरेंस, इस प्रकार के कई सारे चैलेंजेस को तो एड्रेस किया गया है ताकि इंडिया में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिन पे आर्टिकल में हम बात करेंगे, और कुछ सजेशंस भी राइटर अपनी तरफ से देते हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राइटर हाइड्रोजन एनर्जी की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। देखो इंडिया में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है ना, यानी हमारे देश में एक पर्सन एवरेज तौर पर जो एनर्जी कंज्यूम करता है ना, वो ग्लोबल एवरेज का 1/3 है, और यूएसए का तो 1/12 है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए में एवरेज के तौर पर एक पर्सन अगर 100 यूनिट कंज्यूम करता है ना, तो इंडिया में सिर्फ कंज्यूम करता है 100/12, 8 समथिंग आ जाएगा। और एनर्जी के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। कभी तो देखो हमें बहुत अच्छा एनर्जी रिसोर्स उपलब्ध हो जाता है, जैसे कोविड-19 की महामारी आई थी, उस समय क्रूड ऑयल के जो दाम थे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यूक्रेन वार के चलते एकदम से दाम जो हैं बढ़ गए हैं। तो राइटर का पॉइंट यहां पर यह है, हमें अगर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन को इंक्रीज करना है और एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी है, तो इसमें ना हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हाइड्रोजन के फायदे देखो ये भी है, हाइड्रोजन को बड़े स्केल पर स्टोर करके रखा जा सकता है, और वो भी लंबी ड्यूरेशन के लिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता ना लंबे स्केल पर। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि होगी ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसे बड़े स्केल पर लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 2070 से पहले नेट जीरो कार्बन का स्टेटस अचीव करना है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देखो हाइड्रोजन को व्हीकल्स में एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपेक्षाकृत कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। तो हर जगह चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होती, और चार्जिंग में समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। 8 घंटे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लग गए पूरे व्हीकल को एक बार के लिए चार्ज करने में। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल का फ़ायदा ये है,
जल्दी से आपने गैस भरी, जैसे सीएनजी है, तो व्हीकल जो है लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, जैसे डेडिकेटेड कॉरिडोर में, बाद में ये सजेशन भी दिया जाता है, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, अब इसके पूरे रास्ते पर जगह जगह पर हाइड्रोजन फ्यूल की व्यवस्था करवाई जाए, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं सीएनजी के या फिर नॉर्मल डीजल पेट्रोल, उसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल के पंप उपलब्ध करवाए जाएं, फ्यूल स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएं, तो कम से कम इस कॉरिडोर में जो व्हीकल ओनर्स हैं ना, जो ड्राइवर हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं होगी कि दिल्ली से तो हमने हाइड्रोजन फ्यूल डलवा लिया लेकिन आगे नहीं मिलेगा। तो इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आर्टिकल में वाटर का है। जैसा कि आपको पता है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हाइड्रोजन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए 9 लीटर वाटर की आवश्यकता है। तो जब आप बड़े स्केल पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करो ना, ये ध्यान में रखो कि वो एरियाज जहां पे पानी की कमी नहीं है, सिर्फ वहीं पर आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाओ। अगर आप वाटर स्केर्स एरियाज में जहां ऑलरेडी पानी की कमी है, वहां पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाते हो तो दिक्कत होगी फिर। इसके बाद राइटर ना 5 सजेशंस देते हैं कैसे हाइड्रोजन गैस की डिमांड को इंक्रीज किया जाए। सबसे पहला सजेशन, कुछ जो मेच्योर इंडस्ट्रीज है ना, जैसे रिफाइनिंग है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में इंसेंटिव दिया जाए कि आप अपने ऑपरेशंस के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, हाइड्रोजन गैस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए सीमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हुआ है सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए, तो उसे बोलेंगे ग्रीन सीमेंट। उसी प्रकार से ग्रीन स्टील, तो इनको आप थोड़ा सा इंसेंटिव दे सकते हो, जैसे टैक्स में छूट कर दी। नेक्स्ट है, आपको याद होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक प्रोग्राम है सरकार का कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो सकती है नेचुरल गैस में, दोनों को मिक्स करके बेचा जा सकता है। HCNG स्टेशंस प्रमोट किए जा सकते हैं, मतलब ऐसे स्टेशंस जहां पे CNG और हाइड्रोजन फ्यूल दोनों उपलब्ध हों। जैसे पेट्रोल और डीजल दोनों एक ही पंप पर मिलता है ना, उसी प्रकार से हाइड्रोजन और CNG दोनों एक ही पंप पर मिले, तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं डेडिकेटेड कॉरिडोर पर, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। और सबसे लास्ट में सजेशन ये है, डिमांड को बूस्ट करने के लिए कार्बन टैरिफ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज की लाइन पर। कार्बन टैरिफ मतलब जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होगा तो जाहिर तौर पर कम कार्बन एमिट होगा, तो सरकार एक चीज ये कर सकती है, जो इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्री जितना कार्बन एमिट करे ना, उस हिसाब से टैक्स लगा दें। जैसे 100 यूनिट कार्बन अगर आपने एमिट किया तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होगा फ्यूल के तौर पर, तो कार्बन कम एमिट होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा फैक्ट्रीज को, तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें कार्बन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद राइटर सप्लाई कैसे इंक्रीज की जाए हाइड्रोजन पर, इस पर भी अपने 5 सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन, इन्वेस्टमेंट इन R&D, कॉमन सा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दूसरा, सरकार की जो स्कीम है ना, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम में ऑब्जेक्टिव ये है 15 मिलियन मैट्रिक टन जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, वो प्रोड्यूस करनी है। तो इस स्कीम का सहारा लिया जा सकता है हाइड्रोजन गैस को की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। कैसे? बायोगैस को कन्वर्ट किया जा सकता है हाइड्रोजन गैस में। तीसरा, वाइबिलिटी गैप फंडिंग। देखो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सरकार को पता है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके इस्टाब्लिश होने से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश होगा, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के इस्टाब्लिश करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार वाइबिलिटी गैप फंडिंग करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ये बोलती है कि आप 40% पैसा लगाइए या फिर 20% पैसा लगाइए, बाकी पैसा हम देंगे आपको, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए। तो हाइड्रोजन फ्यूल को इस्टाब्लिश करने के लिए स्टेशन से इस्टाब्लिश करने हैं या फिर फैक्ट्री से इस्टाब्लिश करनी है, तो इसके लिए सरकार वाइबिलिटी गैप फंडिंग दे सकती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लाना होगा ताकि आसानी से उचित इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके हाइड्रोजन संबंधित प्रोजेक्ट्स को। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ना 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक रिन्यूएबल एनर्जी
दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर, मतलब वो इक्विपमेंट जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर सके। इलेक्ट्रोलिसिस होगी बिजली से, वो बात अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने वाला इक्विपमेंट भी तो चाहिए ना। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी तो हमारे देश में काफ़ी सस्ती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने वाला जो यंत्र है ना, इलेक्ट्रोलाइजर, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सरकार इसके लिए अलग से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है कि इलेक्ट्रोलाइजर की जो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उसको हम इंसेंटिव देंगे। तो इस प्रकार से इंडिया जो है वो इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब भी बन सकता है, और ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भी इंडिया एक ग्लोबल हब बन सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिशन अंत्योदय से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हमारे देश में 73rd और 74th अमेंडमेंट आया ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि अब ग्रास रूट लेवल पर लोगों के पास पावर्स आएंगी, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं भी सही 73rd और 74th अमेंडमेंट में, जैसे ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन देखो 73rd 74th अमेंडमेंट को आए बहुत सारे साल हो गए थे। 1993 में जैसे आया तो 2017 तक कुछ भी नहीं हुआ। ग्रास रूट लेवल पर लोगों के पास पावर नहीं आई, और ग्रास रूट लेवल तक जो डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंची, यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। तो सरकार ने ना 2017-18 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मिशन अंत्योदय। बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी इस प्रोग्राम के बारे में। कहा गया था कि ये जो प्रोग्राम है ना, काफ़ी सारी जो स्कीम्स सरकार चलाती है ना, उन स्कीम्स को कन्वर्ज करेगा। और इसके लिए कन्वर्ज करने का मतलब समझते हो ना क्या है? जैसे देखो, सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। मनरेगा स्कीम है, उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग चलती हैं। सबके लिए मैकेनिज्म अलग अलग है, सबके लिए इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग अलग है। अगर इन सभी स्कीम्स को आपस में कन्वर्ज कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो कितनी सारी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच जाएगी। कितने सारे लोग जो एक स्कीम का लाभ उठा पाते हैं दूसरे का नहीं उठा पाते, वो भी वंचित होने से रह जाएंगे। मतलब बहुत सारा फायदा होता है जब स्कीम्स को आपस में कन्वर्ज कर दिया जाता है। अदरवाइज कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी सरकार के द्वारा कि मिशन अंत्योदय स्कीम हमने लॉन्च कर दी है। अब जो सिचुएशन देश की खराब है, जैसे देखो 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था। इस सेंसस का जो डेटा है ना, वो हमारी आंखें खोलने वाला है। जैसे 90% रूरल हाउस होल्ड्स के पास कोई सैलरीड जॉब नहीं है। 53.7 मिलियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो लैंडलेस है, उनके पास किसी प्रकार का कोई लैंड नहीं है। ये डेटा आप ऐसे में जरूर कोट कर सकते हो। मतलब 2011 में ये सेंसस कंडक्ट हुआ था और आंखें खोलने वाला डेटा रिलीज हुआ। तो इतनी ज़्यादा जो गरीबी है, इतनी ज़्यादा हमारे देश में जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, उसको अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है मिशन अंत्योदय की सहायता से, यानी स्कीम्स को आपस में कन्वर्ज करके। ये बातें बोली गई थी सरकार के द्वारा। सरकार ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेगा ये प्रोग्राम, और इसके लिए ना एनुअल सर्वे भी कंडक्ट किया गया था। एनुअल सर्वे जैसे देखो, जो हमारा 11th शेड्यूल है ना, उसके अनुसार जो लोकल रूरल बॉडीज हैं, जैसे पंचायत हैं, उनके पास ना 29 सब्जेक्ट्स पर पावर होती हैं। 29 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर लीजिए 112 पैरामीटर्स में, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट, ये 112 पैरामीटर हैं। तो लोकल लेवल पे ना हर एक गांव में इन पैरामीटर पर डेटा कलेक्ट किया गया, ताकि कम से कम पहले ये तो पता लगाया जाए ना, कौन सी पंचायत में, कौन से गांव में कहां पर कमी है। कमी एक बार पता लग गई, गैप एक बार पता लग गया कि डेवलपमेंट में गैप कहां पे है, उसके बाद तो उसे फिल किया जा सकता है ज़्यादा फंड्स एलोकेट करके या फिर कैपेसिटी बिल्ड करके। जैसे देखो, डेटा से पता लग जाता है कि इस गांव में तो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी नहीं है, जबकि आवश्यकता है। डेटा आ गया। अब डेटा आ गया तो आप फंड्स एलोकेट कर सकते हो, आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो, स्किल्स दे सकते हो। तो इसके लिए ना प्रॉपर सर्वे किया गया था। अब इसके बाद देखो, सर्वे का डेटा डिस्कस किया जाता है कि सर्वे में ये बातें सामने आई कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है हमारे देश के गांव में, पंचायत्स में। अब डेटा तो देखो इतना ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सारा डेटा है। लेकिन एसेंस में आपको बताता हूँ राइटर क्या कहना चाहते हैं। राइटर ये कहना चाहते हैं, इतना सारा जो डेटा आया वो ये बताता है कि इवन
मिशन अंत्योदय जो है वो भी इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मिशन का टारगेट ये रखा गया था 2017-18 में, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी थी कि 2019 आते आते हम 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री बना देंगे। लेकिन बाद में इस गोल पोस्ट को एक्सटेंड कर दिया गया और बोला कि 2022 आते आते हम देश के 50,000 गांव को पॉवर्टी फ्री बना देंगे। राइटर कहते हैं देखो, प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, ये सच्चाई है। धूमधाम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अच्छे से अगर स्कीम्स को कन्वर्ट किया जाता, रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता, जैसे मनरेगा स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अगर इन स्कीम्स को आपस में कन्वर्ट किया जाता तो बहुत सारे रिसोर्सेज की बचत होती, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस है वो कम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार जो अपना टाइमलाइन है ना प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन की, उसे एक्सटेंड कर रही है। देखो, बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स आज़ादी के बाद से अभी तक सरकार ने लॉन्च किए धूमधाम से, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस प्रोग्राम के साथ भी वही हुआ जो हमारे देश में अक्सर होता है। बड़ी बड़ी बातें बोली गई, बड़े बड़े लक्ष्य थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के नाम पर इस प्रोग्राम में कुछ नहीं हुआ। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मिशन अंत्योदय प्रोग्राम के जो हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सोशल डायलॉग फॉर सेफ वर्क प्लेसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का क्या मतलब है और सोशल डायलॉग का क्या मतलब है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मतलब वर्क प्लेस पर हर प्रकार की सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी। आपने देखा होगा कई बार वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जिन पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे काम करते करते कोई पिलर गिर गया, कोई लोहे की रोड गिर गई जिससे चोट लग जाती है। या फिर बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि वर्क प्लेस पर इन्वायरमेंट ऐसा है जिससे मेंटल हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये आता है OSH में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में। इसके बाद अगर सोशल डायलॉग का मतलब क्या है इसकी हम बात करें। देखो, सोशल डायलॉग का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एम्प्लॉयर यानी जो रोजगार देता है, एम्प्लॉइज जो रोजगार लेते हैं, और सरकार, ये सब आपस में नेगोशिएट करें, बात करें कि कैसे वर्क प्लेसेस पर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है इनको इंश्योर किया जा सकता है। तो ये मतलब है सोशल डायलॉग का। 2003 के बाद से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर साल 28 अप्रैल का जो दिन है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में ऑब्जर्व करता है, ताकि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। क्योंकि देखो, हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, बहुत से लोग डिसेबल हो जाते हैं वर्क प्लेसेस पर एक्सीडेंट्स की वजह से, वर्क प्लेसेस पर काम करने की वजह से जो डिजीज फैलते हैं उनकी वजह से। और इससे देखो ग्लोबल जीडीपी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एक तरफ तो देखो, जो अगर मान लीजिए वर्क प्लेसेस पर सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेंटल हरासमेंट होती है या फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल देखो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल देश की प्रोडक्टिविटी कम होगी, संसार की प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये राइटर कहना चाहते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार ने फरवरी 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस लॉन्च की थी। इसके बाद सरकार ने वर्क प्लेसेस पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ संबंधी डेटा भी कंपाइल किया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, एक स्ट्रेटेजिक नेशनल OSH प्रोग्राम लॉन्च करना। OSH मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी वर्क प्लेसेस पर सेफ्टी एंड हेल्थ। इसके बाद राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं OSH कोड की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहले तो देखो, हमारे देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, वहां पर OSH कोड का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। इनफॉर्मल सेक्टर पर तो सरकार की इतनी नज़र भी नहीं होती। फॉर्मल सेक्टर वो कंपनीज जिनको सरकार रेगुलेट करती हैं, वो इंडस्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज जिनको सरकार रेगुलेट करती है, उन पर तो फिर भी इंस्पेक्शन हो जाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो OSH कोड है उनका वायलेशन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, सरकार अपनी हर एक मिनिस्ट्री को बोले
कि नेशनल एजेंडा में जो वर्कर्स की सेफ्टी एंड हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दी जाए, एडुकेट सोर्सेज एलोकेट किए जाएं ताकि OSH कोड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। स्टेट लेवल पे जो वर्कर्स की एसोसिएशन है ना उसको भी शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्कर्स की एसोसिएशन होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स किस प्रकार से खतरा महसूस करते हैं। तो उनको भी अगर OSH कोड की इम्प्लीमेंटेशन में शामिल किया जाए तो OSH कोड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकती है। इसके बाद जिक्र किया जाता है इंडिया में कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के साथ मिलके OSH ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई हैं। गवर्नमेंट ऑफ केरला का एग्जांपल दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर OSH इंश्योर करवाने के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए ध्यान दिया। और सबसे लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी OSH अवेयरनेस वर्कर्स में और एम्प्लॉयर्स में लाने के लिए प्रयास किए। खास करके जो स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट्स में वर्कर्स डिजीज से पीड़ित ना हो ये इंश्योर करवाने के लिए OSH के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन ये देते हैं, देखो वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है ना उसका रिपोर्टिंग के लिए जो सिस्टम है ना हमारे देश में सही नहीं है। तो वर्क प्लेसेस पर एक्सीडेंट्स संबंधित जो प्रॉपर डेटा है वो सरकार के पास आ ही नहीं जाता। जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देता है वर्कर को कि शिकायत ना हो कहीं से, तो इसलिए प्रॉपर डेटा नहीं होता। डॉक्टर्स को भी इस बारे में थोड़ा अवेयर करने की आवश्यकता है कि वर्क प्लेस के दौरान अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसका रिपोर्टिंग के लिए जो मैकेनिज्म है ना उसमें डॉक्टर्स को शामिल किया जाए और उनको अवेयर भी किया जाए कि वो रिपोर्ट करें। लास्ट में समराइज करते हुए यही कहा जाता है कि देखो वर्क प्लेसेस पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, विभिन्न देशों की इकोनॉमीज़ को एंटरप्राइजेस को बहुत लॉस होता है। तो सोशल डायलॉग मैकेनिज्म की सहायता से वही बात एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज सरकार ये सब आपस में मिलकर काम करें तो वर्क प्लेसेस पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को इंश्योर किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।